आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल निकारागुआ के बारे में है। देखो क्या हुआ है, रिसेंटली जो क्राइसिस चल रहा है इमिग्रेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। क्या चल रहा है क्राइसिस ये इमर्ज होकर आया है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो अमेरिका जाने के लिए, यूएसए जाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। देखो डंकी मूवी आई थी, तो डंकी मूवी भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। उसमें क्या था, डंकी मूवी में बताया गया था कि कैसे यूथ अनएम्प्लॉयड होने की वजह से विदेशों में जा रहे हैं और वो अलग अलग स्टाइल से जा रहे हैं। जैसे डंकी स्टाइल क्या है कि आप निकारागुआ होते हुए, आप मैक्सिको होते हुए अमेरिका जाएंगे, फिर कनाडा जाएंगे। तो ये फ़्लाइट जो है, बहुत सारे सूत्रों से ये पता चला है, कंफर्म नहीं है अभी, मगर सूत्रों से ये पता चला ये फ़्लाइट जो है मुंबई से फ्रांस जाती, फिर टेक्निकल या फिर ऑयल फिलिंग के बाद वो फ्रांस से जो है डायरेक्ट निकारागुआ जाती, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। निकारागुआ ये नहीं पहुंच पाई। फ्रांस में इसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा पता चला इसमें कुछ हॉस्टेज हैं या फिर उन्हें कुछ गिरफ्तार किया गया, ट्रैफिकिंग के एलिगेशन आए। तो ऐसा देखने के बाद इसको रिटर्न मुंबई भेज दिया गया और 2 लोगों को वहाँ पर फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये केसेस जो इमर्ज हो रहे हैं, इनके सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है एजुकेशन की क्वालिटी। देखो लैक ऑफ एजुकेशन एक वन ऑफ द रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। दूसरा रीज़न होता है हमारी पॉलिसी। एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। देखो कल हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था कि कैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्पेशल पॉलिसी होना चाहिए। जैसे हम जीडीपी को बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बल देते हैं। तो इसी तरह से क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए भी एक स्पेशल पॉलिसी होना चाहिए और टेक्निकल एडवांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह यूज़ हो जिससे एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट ना पड़ पाए। तो देखो हम निकारागुआ की लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये है निकारागुआ। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि निकारागुआ का बॉर्डर कैरेबियन सी से मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, और जबकि साउथ वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन से मिलता है। नॉर्थ में होंडुरास एक कंट्री है, एल सल्वाडोर एक कंट्री है, मगर वो इससे बॉर्डर नहीं मिलाती है। इसके निकारागुआ के अंदर 2 लेक हैं, लेक मानागुआ और लेक निकारागुआ। ये इंपॉर्टेंट लेक हैं, आपको इसको पता होना चाहिए। साउथ में इसका बॉर्डर कोस्टा रिसा से मिलता है। इस तरह से हम किसी भी मैप को अच्छे से करते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि कैसे इमिग्रेशन क्राइसिस इमर्ज हो रहे हैं। यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यूथ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, और हमारे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरह से 7.9 तक आ गया था 2022 के बाद, और उसके बाद लगातार अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा तो है, मगर उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है जो आजकल लोग चाह रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारा फिस्कल डेफिसिट से। देखो फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लास्ट ईयर टारगेट रखा गया था कि हम फिस्कल डेफिसिट को 6.4 से लेकर 5.9 तक लेकर आएंगे, मगर ये कह रहे हैं जो हम टारगेट लाए थे वो हमारा ब्रीच हो सकता है। देखो पहले मैं आपको फिस्कल डेफिसिट बता देता हूँ क्या होता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है, और ये रेवेन्यू बहुत सारे सोर्सेज से आता है। पहला सोर्स हो गया टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा सोर्स हो गया बजट से भी आता है, ठीक है। तीसरा सोर्स हो गया हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि गवर्नमेंट हर साल अपनी कुछ कंपनीज को, जो पीएसयूज हैं और कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको बेचती है। तो जब उन्हें बेचती है तो उस केस में क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को वो दे दी जाती है। उस केस में क्या होता है, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। तो क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या होता है अगर आप देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। देखो हमेशा याद रखना, इंडिया के केस में रेवेन्यू कम रहता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है, और इसमें बोरोइंग जो होती है वो एक्सक्लूड होती है। मतलब आपने या फिर किसी कंट्री ने, आपने का यहाँ मतलब है कि कंट्री ने अगर बाहर से बोरोइंग की है तो उस बोरोइंग को डिसइन्वेस्टमेंट में, फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखाया जाएगा। उस बोरोइंग को ऐसे दिखाया जाएगा कि आपने बोरोइंग है अकॉर्डिंग टू जीडीपी, मतलब जीडीपी के सापेक्ष उस बोरोइंग को दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। तो देखिए
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया टैक्स के थ्रू, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू और एडिशन बाई सम रिसोर्सेज, मतलब पीएसयू वगैरह से जितना रेवेन्यू किया और जितना एक्सपेंडिचर किया। आप हमेशा देखिए इंडिया के केस में इंडिया का एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया 5.9%, मतलब हमारी जीडीपी का 5.9% तो केवल हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, ये आगे क्या बताया, गवर्नमेंट मस्ट बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन। अब क्या होता है, जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का रीज़न क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर लेती है। बहुत ज़्यादा बोरोइंग करने से क्या होता है कि उसके ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि लार्ज इन्वेस्टमेंट करना है। देखो कभी भी आप याद रखना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे रोड हो गए, बहुत सारी बड़ी बड़े बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, डैम वगैरह हो गए, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेता है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो गवर्नमेंट ही क्या करती है, अपने रेवेन्यू से क्या करती है, डैम बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट पे बोरोइंग बढ़ जाती है, और वही बोरोइंग एक्सप्रेस की जाती है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ कंट्री जीडीपी के सापेक्ष, कि आपकी जीडीपी का इतना परसेंट आप पर लोन है। अभी देखो रिसेंट एक न्यूज़ भी आई थी। अब हाई एंड लो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखो हाई फिस्कल डेफिसिट होने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है। अब आपको मैं बता देता हूँ कैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए हाई फिस्कल डेफिसिट होने से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो मनी रखी हुई है आरबीआई से गवर्नमेंट ने ली, ये गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसा लिया, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे पब्लिक में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने का मतलब खर्च कर दिया। कैसे खर्च कर दिए कि डैम बना दिए, रोड बना दिए। अब जब डैम और रोड बनाए तो इसका पैसा जो है लोगों तक गया, मान लो रामू श्यामू सब पे गया। अब रामू श्यामू ने क्या किया, मार्केट जाकर सेब खरीदे, एप्पल खरीदे। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो एप्पल के दाम भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी कम प्रोडक्ट को चेस करती है और बहुत कम मनी ज़्यादा प्रोडक्ट को चेस करती है। तो इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाता है मार्केट में। मतलब ज़्यादा पैसा जब मार्केट में हो जाता है तो वो प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पैसा देने लगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, आप अगर घर में करोड़पति हो जाएंगे तो आपको जान लीजिए ना, आप फरारी लेंगे ना, महंगी चीज़ लेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, लग्जरी गुड्स लेंगे, आप कभी गेम्स पर खर्चा करेंगे, कभी किसी चीज़ पर खर्चा करेंगे, टीम खरीद लेंगे। तो इस तरह से जब ज़्यादा पैसा होता है तो आपके एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा केस क्या होता है हाई फिस्कल डेफिसिट होने से, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगी किसी कंट्री में तो ऑब्वियस सी बात है इस मनी की वैल्यू घट जाएगी। वैल्यू क्यों घटती है? अरे यार कोई भी चीज़ मार्केट में ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू घटती है। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन हो जाएगा और डेट बर्डन तो बढ़ ही जाएगा। भाई हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही है कि आप बोरोइंग करेंगे, और जब बोरोइंग करेंगे तो डेट बर्डन आपका बढ़ जाएगा। लोअर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसके पॉजिटिव साइन क्या होते हैं? लोअर फिस्कल डेफिसिट के देखो पॉजिटिव साइन क्या होते हैं, फिस्कल डिसिप्लिन बना रहता है और हेल्दी इकॉनमी रहती है। भाई लोअर फिस्कल डेफिसिट है तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी बनी रहेगी, लोगों को लगेगा ये करेंसी जो है कभी भी डिग्रेड नहीं होती है, कभी भी ज़्यादा नहीं बनाई जाती है। आरबीआई जो है डिमांड के हिसाब से करेंसी बनाता है, तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट। प्लस इकॉनमी में जो है इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे आएगी। देखो इन्फ्लेशन बुरी नहीं होती है, मगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए वो बुरी होती है। अगर धीरे धीरे इन्फ्लेशन आ रही है इसका मतलब डिमांड भी बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लो फिस्कल डेफिसिट के। फिस्कल डेफिसिट के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आपको पता ही है जब लार्ज पब्लिक सर्विसेज देना होती हैं, बहुत बहुत बड़े डैम बनाना होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, वेलफेयर के लिए, तो क्या करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है तो पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है इससे पुअर लोगों को बेनिफिट मिलता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है सर्विसेज देती है तो उससे लोअर क्लासेस को बेनिफिट मिलता है। फाइनेंस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो मैंने बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है ये प्राइवेट सेक्टर नहीं करते हैं। आप रोड बनाना है, प्राइवेट सेक्टर कहेगा भाई बहुत मुश्किल है, ये हम नहीं कर पाएंगे, आप हमें वेंचर कैपिटल दे दीजिए, या फिर कहेगा विएबिलिटी गैप फंडिंग दीजिए, मतलब पैसा दीजिए, तब भी गवर्नमेंट को देना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, भाई तुम बना दो, हम पैसा दे देंगे तुम्हें, हम बाद में टोल से कलेक्ट करते रहेंगे।
ठीक है। तो ये बात बताई गई है, फाइनेंस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस किया जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये बेनिफिट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, मगर फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ता ही बढ़ता है। जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट को पता है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं दे रहा है, ऑटोमेशन बहुत बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, नई नई इंडस्ट्री बनाना चालू कर देगा, बहुत सारी इंडस्ट्री बनाएगा। जैसे मारुति कार की एक इंडस्ट्री बनाई थी, उसने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था। तो पहले मारुति क्या है, गवर्नमेंट हुआ करती थी, धीरे धीरे मारुति जो है प्राइवेटाइज हो गई। तो जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है फिस्कल डेफिसिट का, देखो निगेटिव एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इंक्रीज डेट बर्डन। भाई आप बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट करोगे, बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कर्जा लेना पड़ेगा, और जब आप कर्जा लोगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और उन्हीं को डेट रीपे करना पड़ेगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम देख चुके, कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी, हायर इन्फ्लेशन आएगा और परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है। क्राउडिंग आउट, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं ऊपर बताया गया था, ये देख लो। क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसमें देखो एक केस आपको बताते हैं, मान लीजिए ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इन सारी बैंकों से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया। अब प्राइवेट सेक्टर ये है, अब प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि मुझे भी आप लोन दो, मगर ये बैंकें कह रही भाई हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को लोन दे चुके हैं अच्छे इंटरेस्ट पे, आपसे हम इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्या आप दे पाएंगे? तो इससे क्या होता है, क्राउडिंग आउट हो जाता है। क्राउडिंग आउट का क्या मतलब है कि जो पैसा था वो गवर्नमेंट ने पहले ही इन्वेस्ट कर लिया, तो प्राइवेट इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से जो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है कंट्री में, और कंट्री से वो वापस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें क्रेडिट नहीं मिल पाता। इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीलिम्स या फिर कहीं भी यूज कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ जाएगी, भाई हाई फिस्कल डेफिसिट है, ऑब्वियस सी बात है आप फॉरेन से बोरो करोगे, तुम्हारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे हुए हैं वो डिक्लाइन होंगे, उन्हें खर्चा करोगे क्योंकि ऑयल इंपोर्ट करोगे। बहुत सी चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट की जाती हैं, हर चीज़ इंडिया में नहीं बनती है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बहुत सी, मैंने एक इंडस्ट्री में जॉब की थी एक बार, तो उसमें चाइना के प्रोडक्ट यूज़ होते थे ऑयल एंड गैस में। तो बहुत मैक्सिमम चीज़ें जो है इंपोर्ट की जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास जो डॉलर रिजर्व है वो खर्च होते हैं, तो उसके बाद कहीं हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं और अपने प्रोडक्ट बना पाते हैं। ठीक है। आगे क्या बताया गया है, ग्रांट्स के बारे में। देखो क्या है, इस आर्टिकल में ग्रांट्स की भी एक जिक्र हुआ, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का। क्यों? क्योंकि एक मिनिस्ट्री को पैसे की ज़रूरत थी तो उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात कही है। अब ग्रांट्स देख लेते हैं, टाइप ऑफ ग्रांट्स क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखो सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है, देखो पार्लियामेंट्री अथोराइज करती है इस ग्रांट को। करंट फिस्कल ईयर में पर्टिकुलर सर्विस पर अगर पाया जाता है कि इनसफिशियंट पैसा है तो उसको दिया जाता है। अगर आप पढ़ोगे, इफ़ इट इज़ अ ग्रांट व्हेन द अमाउंट अथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट। एप्रोप्रिएशन एक्ट तो आपको पता ही है कि एप्रोप्रिएशन एक्ट क्या होता है, कि कोई भी बजट का जब पैसा बजट लाया जाता है तो उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, मनी बिल की तरह होता है, उसमें पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ग्रांट्स होती हैं और उसमें बताया जाता है कि इस मिनिस्ट्री को, इस डिपार्टमेंट को इतनी ज़रूरत है, तो लोकसभा से वो पास कराया जाता है। अगर ये पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोकसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी होना चाहिए, अगर ये पास नहीं होगा तो गिर जाएगी। तो क्या एप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फिस्कल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट ऑफ दैट ईयर। मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया और आपके जो पैसा है वो इनसफिशिएंट। सप्लीमेंट्री का मतलब ही हुआ कि हम और पैसा दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, पर्टिकुलर सर्विस वर्ड याद रखना, करंट फाइनेंस ईयर याद रखना और इनसफिशिएंट याद रखना। देखो बहुत सी चीज़ें इन ग्रांट में मिलती हुई हैं, इसलिए ये मैं वर्ड्स पकड़ कर बता रहा हूँ। पर्टिकुलर सर्विस के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है जब वो उस सर्विस में पैसा इनसफिशिएंट हो जाता है। एडिशनल ग्रांट क्या होती है, ये भी करंट फाइनेंशियल ईयर में होती है। एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है सम न्यू सर्विसेज नॉट कंटेम्पलेटेड इन द बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनल ग्रांट क्या होती है, एडिशनल ग्रांट जब भी आपको मिलेगी जब आपकी कोई नई सर्विस अराइज हो जाएगी। ठीक है, सम न्यू सर्विस जो बजट में नहीं दी गई है उसके लिए एडिशनल ग्रांट होगी। देखो है, सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या था, पर्टिकुलर सर्विस, जो पर्टिकुलर सर्विस बजट में जिक्र किया गया था मगर पैसा इनसफिशिएंट हो गया तो उसकी वजह से सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई। एडिशनल ग्रांट में क्या गया कि नई सर्विस आ गई, बजट में उसका जिक्र नहीं है नई सर्विस का और उसके लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर दिया गया, ये एडिशनल ग्रांट हो गई। एक्सेस ग्रांट क्या हो गई कि एनी सर्विस पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में खर्च कर दिया तो उसके लिए अदर से और पैसा देना पड़ेगा मगर वो सर्विसेज का बजट में जिक्र था। ठीक है, और
ये क्या है, वोट होती है फाइनेंशियल ईयर में, वोट बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, मस्ट अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। मतलब अगर आपको एक्सेस ग्रांट चाहिए, मतलब आपने किसी सर्विस पर बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है, उसके अलावा आपको और पैसा चाहिए, तो इसमें पहली बात फाइनेंशियल ईयर के बाद इस पर वोटिंग होती है। पैसा आपको पहले ही दे दिया जाता है, वोटिंग बाद में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट की अप्रूव करती है, ठीक है। मतलब एक्सेस ग्रांट की ज़रूरत है किसी सर्विस में, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगी, पब्लिक अकाउंट अप्रूव कर देगी। फिर जब वो खर्च हो जाएगा तो उसके बाद वोट होगा इसका फाइनेंशियल ईयर के बाद, ठीक है। तो एक्सेस ग्रांट इस तरह वर्क करती है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, वोट ऑफ क्रेडिट आप देख लीजिए, मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड। मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कहीं हला चला आ गया, हला चला मतलब अर्थक्वेक आ गया, मान लो अर्थक्वेक आ गया, कहीं पर क्राइसिस आ गया, कहीं पर फ्लड आ गया, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए इनडेफिनेट कैरेक्टर की एक मतलब पैसा दे दिया जाता है। मतलब इनडेफिनेट कैरेक्टर, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड डिटेल ऑर्डिनरी गिवन इन द बजट। मतलब बजट में ऐसे नहीं बताया गया है कि फ्लड के लिए हमें इतना पैसा चाहिए ही होगा, नहीं, एक मतलब बता दिया गया होगा बाय द वे अगर फ्लड आ जाए तो इसमें वोट ऑफ क्रेडिट होता है। बस आप में इसको इतना याद रखना है, ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए इसका कैरेक्टर क्या होता है, इनडेफिनिट सर्विस का होता है। डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद डिटेल ऑर्डिनरी गिवन इन बजट। मतलब डिमांड जो है बजट में डिटेल में नहीं दी गई होती है, और ये ब्लैंक चेक की तरह होता है, एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है लोकसभा के द्वारा। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होती है, एक्सेप्शनल ग्रांट स्पेशल पर्पस के लिए होती है, जिसका फॉर्म नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो किसी भी मतलब करंट सर्विस में ना दी गई हो, ठीक है। इट इज ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब इस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो किसी का भी पार्ट ना हो। टोकन ग्रांट क्या होती है, टोकन ग्रांट न्यू सर्विस पर दी जाती है थ्रो रीअप्रोप्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताऊंगा आगे। अब क्या होता है, टोकन ग्रांट क्या होती है, मान लीजिए आपकी एक सर्विस यहाँ चल रही है, इसके लिए पैसा खत्म हो गया, आपने क्या किया, हम टोकन ग्रांट से लेंगे। टोकन ग्रांट का क्या मतलब हुआ कि दूसरी सर्विसेज जो चल रही है दूसरी सर्विसेज से पैसा हम जो है पहली सर्विस में लेंगे पहली सर्विस में लेंगे। तो ये जो पैसा हम पहली सर्विस में लेते हैं इसी को हम रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं। रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है, रीअप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन हेड टू अनदर। मतलब इसमें कोई भी एक्ट पास होने की जरूरत नहीं है लोकसभा से, इसमें दूसरी सर्विसेज से जो चल रही है वो पैसा पहली सर्विसेज में ले दिया जाता है, क्योंकि न्यू सर्विस का इमरजेंस हो जाता है, ठीक है। ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन टोकन सम। ₹1 का टोकन सम सबमिट किया जाता है लोकसभा में, फंड अवेलेबल करा दिया जाता है। डज नॉट इन्वॉल्व एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं मांगा जाता है, जो सर्विसेज चल रही है उसी से मांग लिया जाता है। टोकन ग्रांट आप अच्छे से समझ लो, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। टोकन ग्रांट क्या होती है, मान लीजिए आपने ये एक न्यू सर्विस स्टार्ट की, इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम रीअप्रोप्रिएशन लाएंगे। अब बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया, रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है, गवर्नमेंट कह रही रीअप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया जो ऑलरेडी सर्विसेज हैं उनके पास फंड है, उसका फंड जो है न्यू सर्विसेज में दे दिया जाता है, इसी को रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एडिशनल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट को लोकसभा से एडिशनल पैसा नहीं मांगना पड़ता, तो दैट इज कॉल्ड रीअप्रोप्रिएशन। टोकन ग्रांट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सारी ग्रांट बता दी हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।